23 जुलाई 2024 भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने संसद में यूनियन बजट पेश किया और इस बजट में कुछ बेहद ही खास बातें कही गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जनता और विपक्ष दोनों में इससे नाखुश नजर आए और आखिर क्यों इसे विपक्ष के द्वारा कुर्सी बचाओ बजट भी कहा जा रहा है? क्या यह बजट सच में हमारे भविष्य को सुधारने वाला है या सिर्फ एक राजनीति का खेल? जानने के लिए बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव और आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2024-25। बट उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये बजट क्या चीज है और इससे हमारा क्या लेना देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनियन बजट? तो यूनियन बजट भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष यानी अपकमिंग फिस्कल ईयर के लिए एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा पेश किया जाता है। इसमें टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग और देश का आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नीतियों की योजनाओं का विवरण शामिल होता है। अब जान लेते हैं हाउ डज द यूनियन बजट इम्पैक्ट द इकोनॉमी। तो यूनियन बजट देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को आकार देने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज एंड फिस्कल पॉलिसीज में बदलाव के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रभावित करता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डिफेंस जैसे क्षेत्रों में संसाधनों का एलोकेशन होता रहे। अब जान लेते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आमतौर पर यूनियन बजट को पेश करने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है और इसे अर्थव्यवस्था की ऑफिशियल रिपोर्ट के रूप में देखा जाता है। सर्वे का दृष्टिकोण फ्यूचर पॉलिसी मूव्स के बारे में एक संकेतक के रूप में काम करता है और इस सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड उनकी टीम के द्वारा तैयार किया जाता है। हालांकि सरकार इन सिफारिशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है और यह सर्वे केवल एक पॉलिसी गाइड के तौर पर ही काम करता है। चुनावी वर्ष में इकोनॉमिक सर्वे जुलाई में पूर्ण बजट की प्रेजेंटेशन से पहले पेश किया जाता है। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? वित्तीय घाटा मोटे तौर पर उस अमाउंट को दर्शाता है जिसे सरकार को बोरो करना पड़ता है अपने हर साल के खर्चों को पूरा करने के लिए। बजट लेखांकन की भाषा में यह गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड नॉन टैक्स और कैपिटल रिसिप्ट्स जैसे कि राज्य सरकारों को दिए गए लोन पर वसूली और अर्जित ब्याज के बीच के अंतर को दर्शाता है। तो ये तो थी कुछ ऐसी बातें जिन्हें समझना जरूरी था यूनियन बजट एंड इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए। अब मैं आपको वही सेम रटी रटाई बातें नहीं बताऊंगा जो आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा बाकी वीडियोस में। उससे बेटर होगा कि मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊं जो इस पूरे बजट का आधार हुआ है और जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा की जा रही है। तो भारत सरकार ने अपने विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है जो मेनली 4 मेजर कास्ट पर फोकस करता है ना। अब आप ये पूछेंगे कि 4 कास्ट कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं ये 4 कास्ट हैं। पहला अन्नदाता, दूसरा गरीब, तीसरा युवा और चौथा महिलाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अन्नदाता से जुड़े फील्ड यानी एग्रीकल्चर की। तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने 7वें बजट में देश के किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस टू निर्मला सीतारमण जी, जो देश की ऐसी पहली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई जिन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के नाम पर था जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया था। तो अपने 7वें बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 2 साल में देश भर के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही यह भी कहा है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए और भी अधिक एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे कास्ट यानी कि पुअर। अब बात कर लेते हैं कि इस बजट में गरीबों के लिए क्या घोषणाएं की गई है। सरकार ने ग्रामीण विकास एंड ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए। पूर्वी भारत के झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए पूर्वोदय नामक योजना बनाई जाएगी। गया में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के विकास को भी समर्थन दिया जाएगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने की घोषणा भी की गई है। आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम अभियान नामक एक योजना शुरू की जाएगी जिसमें 63,000 गाँव में 5 करोड़ आदिवासी लोग लाभान्वित होंगे। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए भी उत्तर पूर्व क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। तो अब अगर हम बात करें देश के भविष्य यानी कि युवा,
तो ये कहना गलत नहीं होगा कि युवाओं की तरफ भी खासा ध्यान दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा। सरकार EPFO एनरोलमेंट के आधार पर रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए 3 नई योजनाएं लागू करेंगी, जिसमें एक स्कीम ए जिसे फर्स्ट टाइमर्स कहा गया है। इस योजना के तहत फॉर्मल सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक 3 किस्तों में 1 महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलेगा। स्कीम बी जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इस योजना में EPFO के योगदान के आधार पर पहले 4 वर्षों में एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर को निर्दिष्ट पैमाने पर इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। स्कीम सी सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए EPFO योगदान के आधार पर एम्प्लॉयर्स को 2 वर्षों के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति करेगी। 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन तक की सभी अतिरिक्त नौकरियों को के अंतर्गत शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त इसमें मॉडल स्किल लोन योजना को भी संशोधित किया जाएगा ताकि छात्रों के लिए सरकारी प्रमोटेड फंड की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा मिल सके। सरकार ने घरेलू संस्थानों में छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। 1 लाख छात्रों को हर साल 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं चौथे कास्ट यानी कि वुमेन यानी महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी पर लगेगा कम चार्ज। जी हाँ, बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई महिला किसी संपत्ति को खरीदती है तो उसे संपत्ति पर लगने वाले चार्ज में छूट मिले। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रावधान फिलहाल लागू नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी। महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। अब बात करने से इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया जाएगा, जिससे 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क मिलेगा। राजगीर, नालंदा और उड़ीसा में विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर का व्यापक विकास सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब आ जाते हैं इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कई बड़े ऐलान किए। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल के साथ निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं नवाचार को वाणिज्यिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगे। यहाँ तक कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को अगले 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी स्थापित किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर भी कई मुख्य घोषणाएं की। सरकार राज्यों के साथ मिलकर भूमि में संबंधित सुधार, ग्रामीण भूमि क्रियाएं और शहरी भूमि क्रियाएं शुरू करेंगी। क्लाइमेट एडेप्शन एंड मिटिगेशन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार जलवायु वित्त के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली विकसित करेगी। सरकार NPS वात्सल्य योजना भी शुरू करेगी, जिससे माता पिता और अभिभावकों द्वारा नाबालिगों के लिए योगदान दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं टैक्सेशन की। इसमें भी 2 टैक्सेशन आते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की। अंडर द न्यू रिजीम सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक इसी तरह फैमिली पेंशन पर भी डिडक्शन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है if they file taxes under the new tax regime. As a result of that, a salaried employee can save up to 17,500 rupees in taxes under the new tax regime. अब बात कर लेते हैं कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्सेस। तो क्लासिफाइड एसेट्स को वर्गीकृत करने के लिए अब केवल 2 होल्डिंग पीरियड्स ही होंगे, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। 36 मंथ्स की होल्डिंग पीरियड को हटा दिया गया है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड का एक यूनिट या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाकर 15% से 20% पर कर दिया गया है। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोअर एंड मिडिल इनकम क्लासेस, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के एक यूनिट या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्सेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की छूट की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि टैक्स रेट को भी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। और वहीं अदर फाइनेंशियल एंड नॉट फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। उसके साथ ही अगर बात करें एंजल टैक्स की, तो यहाँ पे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। एंजल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो निवेशकों को शेयर जारी करते और इन शेयरों की कीमत कंपनी की बाजार मूल्य से अधिक होती है। इस अतिरिक्त कीमत को कंपनी के हाथों टैक्स के रूप में दिया जाता है। इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव है। इससे स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को लाभ होगा, क्योंकि स्टार्टअप्स में अक्सर फंडिंग होती रहती है और इस प्रावधान के चलते फंडिंग के दौरान होने वाली लागत
और समय की बचत भी होगी। इसके साथ ही फॉरेन कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी की शुद्ध आय और लाभ पर लगाया जाता है। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% पर कर दिया गया है। इसके साथ ही STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भी बढ़ोतरी की गई। फ्यूचर्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया, जबकि ऑप्शंस पर STT को 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शंस की, जो कि दूसरे नंबर पे आता है। इनडायरेक्ट टैक्स या फिर अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के द्वारा पे किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं GST, एक्साइज ड्यूटी, सेस एंड कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस टैक्सेस ऑल्सो। तो बेसिकली कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी महंगी हुई हैं, आइए जानते हैं। तो मोबाइल फोन्स एंड चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है, जिससे यह थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लेटिनम पर भी लगने वाले कस्टम ड्यूटीज को 15% से रिड्यूस करके 6% एंड 6.4% कर दिया गया है। सोलर पैनल्स को बनाने वाले सामान पर भी कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है, जो कि पहले 7.5% था। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारी इस्तेमाल की जाने वाली कुछ मेडिसिन पर भी कस्टम ड्यूटीज को 10% से घटाकर 0 कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट, प्लास्टिक से बनने वाले सामान और कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट में कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा भी दिया गया। सो यही था आज की वीडियोस में, एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया एक लाइक करें, साथ ही दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी थोड़ी जानकारी मिले इस बजट के बारे में। और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भविष्य में आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।